संस्कृत विषय के अंदर हम ग्रामर पढ़ रहे हैं अभी। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। देख सकते हैं टॉपिक जैसा कि मैंने यहाँ पर बोर्ड के ऊपर लिखा है, अनुवाद प्रकरण। अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मीन्स ये होता है, आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं कि कोई सेंटेंस दिया हुआ होता है, उसको अन्य भाषा में अनुवाद करना है, उसका ट्रांसलेशन करना है। तो जैसा कि हम संस्कृत विषय पढ़ रहे हैं और संस्कृत के अंदर आप देखते हैं कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन होते हैं या कोई पैराग्राफ होता है तो वो हिंदी में आता है। हमें उस हिंदी वाले सेंटेंस को या वाक्य को संस्कृत में लिखना होता है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो यही है, अनुवाद प्रकरण। जैसा कि देख सकते हैं आप, हिंदी वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना। आपने देखा होगा कई बार बच्चे इसमें गलतियां करते हैं और वो गलतियां जो होती है वो देखी जाए तो बहुत ही मामूली गलतियां होती है, छोटे छोटे शब्दों की गलतियां होती है। अगर हम उन गलतियों में सुधार करें तो हमारा जो वाक्य का अनुवाद होगा वो बहुत ही परफेक्ट होगा, अच्छा होगा। तो इसी कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है, वो उन बातों को हम इस वीडियो में हम देखेंगे, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे। आप जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस बनता है, कोई भी वाक्य बनता है तो उसमें कर्ता होता है, क्रिया होती है, कर्म होता है। इन सब चीज़ों को उस मिलाकर वाक्य की रचना की जाती है। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों को, छोटी छोटी बातों को हम ध्यान में रखकर अनुवाद करते हैं। साथ ही हमें यह भी देखना होता है कि कर्ता स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है या फिर एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। तो इन सब बातों को हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है कारक। आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर मैंने लिखा हुआ है, कारक हमारा पहला टॉपिक है। कई बार गलतियां ये करते हैं कि कारक संबंधित छोटी जो व्याकरण की गलती होती है उसमें कर्ता में कौन सा कारक लगता है या फिर कर्म कौन सा होता है, इन सब छोटी छोटी माइनर बातों को वो भूल जाते हैं और वो उस वाक्य का गलत अनुवाद वो कर देते हैं। तो सबसे पहले हम कारक को सीखेंगे। कारक क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये, कारक संज्ञा या सर्वनाम जो होते हैं उनका रिलेशन, उनका संबंध किसी अन्य शब्द के साथ किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो उस समय हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं वही शब्द चिन्ह हमारे कारक कहलाते हैं। डेफिनेशन आप देख सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के वे रूप जो किसी अन्य के शब्द के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, तो वे कारक कहलाते हैं। यहाँ पर हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, हम देखेंगे कि संस्कृत में कारक जो होते हैं उन्हें हम विभक्तियों के नाम से जानते हैं। और आप सबको पता है कि कुल विभक्तियाँ जो है वो 8 होती है। हेलो गाइज, वेलकम टू व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। संस्कृत विषय में ग्रामर के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी, नया टॉपिक अनुवाद प्रकरण। पिछले वीडियो में मैंने आपको अनुवाद प्रकरण के संदर्भ में आपको कारक के बारे में बताया था कि हम किस तरह से कारक को पहचान सकते हैं, उनके चिन्ह बताए थे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है पुरुष। पुरुष जिसको आप इंग्लिश के अंदर पर्सन भी कह सकते हो, पर्सन के रूप में भी जान सकते हो, जैसे कि आप इंग्लिश में पढ़ते भी हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसी तरह से हमारे संस्कृत के अंदर हम इन्हीं पर्सन को पुरुष के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, आप सबको पता है जैसे कि पुरुष 3 होते हैं, हमारे संस्कृत में भी 3 पुरुष होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष जिसके विषय में हम बात करते हैं या जिसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि वह कहाँ गया, राम कहाँ गया, तुम दोनों, वे दोनों कहाँ गए। ठीक है, तो ये हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यही थर्ड पर्सन जो है वो हमारा प्रथम पुरुष कहलाता है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, थर्ड पर्सन के अंतर्गत एक वचन के अंतर्गत वह आता है, द्विवचन के अंतर्गत वे दोनों आते हैं और बहुवचन के अंतर्गत वे सब आते हैं। ठीक है, जिसे हम संस्कृत में स, तो और ते के रूप में जानते हैं। इसके अलावा बालक, राम या किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में अगर हमें जानना है या उसके विषय में हम बात करते हैं, वो भी इसी के अंतर्गत, प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हमने प्रथम पुरुष के बारे में जाना कि प्रथम पुरुष का मतलब हो गया थर्ड पर्सन। देन आफ्टर सेकंड आता है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का मीन्स होता है कि जब दो व्यक्ति बात कर रहे होते, आपस में बात कर रहे हैं, जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ गए थे, तो जो सुनने वाला होता है वह मध्यम पुरुष कहलाता है। ठीक है, तो देख सकते। हेलो गाइज, वेलकम टू व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस।
संस्कृत विषय के अंतर्गत व्याकरण में हम अनुवाद प्रकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको अनुवाद प्रकरण के अंतर्गत हम जिन जिन बातों का ध्यान रखते हैं या जिन जिन टॉपिक्स का हम ध्यान रखते हैं उनके बारे में बताया था। जैसे कि आपने देखा कारक के बारे में देखा, पुरुष के बारे में देखा। अब अगला हमारा टॉपिक आता है वचन। वचन क्या होता है? सबसे पहली बात, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इनकी संख्याओं को बताने वाला जो शब्द होता है वह वचन कहलाता है। देख सकते हैं कि शब्द का वह रूप जिससे उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है वह वचन कहलाता है। सामान्यतया आप देखेंगे वचन की जो प्रकार हैं कितने होते हैं, ठीक है। तो हमारे संस्कृत के अंदर वचन 3 प्रकार के होते हैं। आप देखेंगे हिंदी में तो हमने 2 ही पढ़े, वो हिंदी भाषा है, हिंदी में 2 वचन ही होते हैं। बट संस्कृत के अंतर्गत हम वचन 3 लेते हैं, 3 वचन होते हैं। और वो वचन कौन कौन से होते हैं देख सकते हैं। सबसे पहले एक वचन, जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, एक वचन यानी कि शब्द का वह रूप जो एक संख्या को प्रदर्शित करता है वह एक वचन शब्द कहलाता है। और एग्जाम्पल जैसे कि अहम, सह, त्वम, ठीक है। अहम यानी मैं, स यानी वह और त्वम यानी कि तुम, ये कर्ता के एक वचन को दर्शाते हैं। तो एक वचन का मीन्स एक होना। फिर द्विवचन, द्विवचन जैसे कि द्वि यानी कि दो पर्सन या 2 चीज़ों का होना द्विवचन कहलाता है। देख सकते हैं द्विवचन के अंतर्गत आवाम, तो या युयाम, ठीक है। तो यानी कि तुम दोनों, हम दोनों, वे सब, वे दोनों, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे? 2 होने के भाव को द्विवचन का प्रयोग करते हैं। यानी कि 2 पर्सन कोई है तो वहाँ पर हम द्विवचन का प्रयोग करेंगे। फिर आता है बहुवचन, यानी कि बहुवचन का मतलब 2 से अधिक होने पर। 2 से अधिक होने का मतलब यह है कि वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। यानी कम से कम 2 से ज़्यादा होने पर हम वहाँ पर कौन सा प्रयोग करेंगे? बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। देख सकते हैं वयम, ते और यूयम, यानी कि हम सब, तुम सब, वे सब, ये सब क्या है? बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। तो इसके तहत हमने वचन के बारे में पढ़ा, समझा, जाना कि किस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लिंग। लिंग आप सब जानते हैं कि शब्द का वह रूप जिससे हमें यह पता चलता है कि वह शब्द स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है। तो उसके आधार पर हम लिंग पहचानते हैं, ठीक है। जैसे कि राम एक पुल्लिंग है, ठीक है। सीता एक स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से हमने पता लगाया कि राम पुरुष है, सीता स्त्री है। तो शब्द का वह रूप जिससे हमें उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति होने का बोध होता है वह लिंग कहलाता है। संस्कृत में लिंग 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग का मतलब ये होता है कि जिस शब्द से हमें उसके पुरुष जाति का होने का पता चलता है वह शब्द पुल्लिंग कहलाता है। जैसे कि रामा, बालका, कृष्ण, अर्जुन, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। फिर आता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का मतलब शब्द का वह रूप जिससे हमें उसके स्त्री जाति का होने का पता चलता है वह कहलाता है स्त्रीलिंग। जैसे सीता, रमा, राधा और। फिर आता है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग का मीन्स होता है शब्द का वह रूप जिससे हमें ये नहीं पता चलता कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो वह किस कैटेगरी में आता है? नपुंसकलिंग की कैटेगरी में आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं वनम, धनम, पुस्तकम, ठीक है। ये न तो पुरुष जाति में आते हैं और न ही स्त्री जाति में आते हैं। तो इस आधार पर यह नपुंसकलिंग होता है। तो इस तरह से आज हमने अनुवाद प्रकरण के अंतर्गत 2 टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। एक पढ़ा आपने वचन के बारे में, वचन जिससे कि हमें शब्द के संख्यावाची होने का पता चलता है कि वो उसकी मात्रा कितनी है, 1 है, 2 है या 2 से अधिक है। तो इसके आधार पर इसके वचन के 3 भेदों के बारे में भी पढ़ा कि अगर 1 है तो एक वचन, 2 है तो द्विवचन और 2 से ज़्यादा है तो वह बहुवचन होती है। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट अगले टॉपिक में हमने लिंग के बारे में देखा। लिंग जिसमें हमें किसी भी शब्द के स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चलता है, जिसमें हमने देखा कि लिंग 3 है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इन तीनों के बारे में हमने इन टॉपिक में देखा। आगे हेलो गाइस, वेलकम टू व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। संस्कृत विषय के अंतर्गत हम व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण में मैंने कल आपको जो नया वीडियो बताया था जिसमें मैंने आपको अनुवाद प्रकरण के बारे में बताया था कि कैसे हम हिंदी
वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं इजीली, कुछ सावधानियां रखते हुए, कुछ बातों का ध्यान रखते हुए, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि अनुवाद करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें मैंने आपको पुरुष परिचय के बारे में बताया था, उसके बाद फिर वचन के बारे में बताया था और लिंग के बारे में भी बताया था कि हम पुरुष के आधार पर किस तरह से वाक्य को क्लासिफाइड कर सकते हैं, वचन के आधार पर देख सकते हैं कि वो कौन सा वचन है उस सेंटेंस में, जैसे एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। उसके बाद फिर मैंने आपको लिंग के बारे में भी बताया था, जैसा कि बताया था कि लिंग जो होते हैं वो 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। उन आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि वाक्य के अंदर कौन सा लिंग है। उसके बाद आज जो मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो है अपना लकार। लकार जिसे हम समय के रूप में भी जान सकते हैं, काल के रूप में भी जान सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि इंग्लिश में इसे टेंस कहते हैं, हिंदी में इसे काल कहते हैं, उसी तरह से संस्कृत में हम इसे लकार के रूप में जान सकते हैं। समय के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि जो वाक्य दिया गया है वो वाक्य किस समय के अंतर्गत संपन्न हो रहा है या वो कार्य किस समय के अंतर्गत हो रहा है, तो इसकी पहचान हम लकार के माध्यम से करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह क्रिया की विभिन्न अवस्थाएं अथवा कालों को, काल जैसा कि आपको पता है 3 होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, ठीक है। तो उस आधार पर हम उस वाक्य को देख सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि इस सेंटेंस में कौन सा काल है, ठीक है। तो उसका बोध कराता है। सामान्यतः लकार 10 होते हैं, लेकिन हमारे 10th तक के कोर्स में 5 प्रमुख लकार दिए गए हैं। हम इन्हीं 5 प्रमुख लकारों के बारे में इस वीडियो में देखेंगे।